आज के शो में। खारजा पॉलिसी में आने वाले बहरान क्या मुकम्मल काबू पा लिया गया? तमाम कोशिशों, बेबहा कुर्बानियों और 2 दहाइयों पर मुहित जंग के बावजूद आज हमें कहा जा रहा है कि हमने दहशतगर्दी की आफियत का बिला तफरीक मुकाबला नहीं किया। ख़वातीन और हज़रात, अगर पाकिस्तान ने इस जंग में काफ़ी नहीं किया तो फिर दुनिया के किसी भी मुल्क ने कुछ नहीं किया। हमारी कुर्बानियों को तस्लीम किया जाना चाहिए, आर्मी चीफ का दुनिया को पैगाम। जो हालात हैं इस वक्त हमारे खित्ते के या दुनिया में, वो जिस तरह अंग्रेजी में कहते हैं कि वी आर अंडरगोइंग ए सेस्मिक चेंज, कि ऐसी तब्दीलियां आ रही हैं जो परहैप्स दूसरी जंग अजीम के बाद जो है वो देखी नहीं गई। नई अलाइनमेंट्स बन रही हैं, जोग्राफियाई हालात जो हैं वो ताबे हो गए हैं माशी हालात के, स्ट्रेटजिक पॉलिसीज़ जो हैं वो लोगों के, कौमों के माशी जो मफादात हैं वो डिक्टेट कर रहे हैं। तो इन हालात में मैं समझता हूँ कि हमें भी इन हालात का एक बड़ा प्रैग्मेटिक जायज़ा लेके एक नई सिमत जो है या दुरुस्त सिमत का तयन करना पड़ेगा। खित्ते में नई जोग्राफियाई तब्दीलियां, नए इत्तेहाद, सिमत का तयन कब? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफ़ान खान। इंतहाई अहम बयानात ख्वाजा आसिफ साहब के आज के दिन जो उन्होंने इनवॉइस की कॉन्फ्रेंस बनाई थी, उस कॉन्फ्रेंस के बाद की सूरत हाल, नई सिमत की बात की है, पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस क्या हैं उस पर भी बात करेंगे। और कल आर्मी चीफ के बयान के तनाजुर में जो डिफेंस डे पे उन्होंने दिया, उस तनाजुर में समझने की कोशिश करेंगे इस पूरी सूरत हाल को। यकीनी तौर पर पिछले कुछ दिन के दौरान जो अगर समरी पेश की जाए तो जो नए थ्रेट्स पाकिस्तान को इमर्ज हुए हैं वो, और हालिया कुछ अरसे के दौरान जो हमने देखे हैं, हमने आखिरी बार जो पॉलिटिकल रिजॉल्व, यूनिफाइड पॉलिटिकल रिजॉल्व, मुत्तहिद पॉलिटिकल रिजॉल्व जो देखा था वो नेशनल एक्शन प्लान की सूरत में देखा था, जब 20 नुकात पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने मंजूर किए थे अस्करी क़यादत के साथ मिलकर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन पर अमल दरामद नहीं हुआ। हमने देखा था कि वो एक मुत्तहिदा रिस्पॉन्स, एक रिजॉल्व नजर आया था, वो पॉलिटिकल रिजॉल्व, वो रिजॉल्व हमें देखा कि आखिरी बार जब हमने देखा था जब एपीएस पर हमला हुआ और साने एपीएस के बाद वो 20 नुकात के बाद उनकी इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई तो मामला दब गया, किधर गया, लोगों के जहनों में सवालात हैं, उस पर रिपोर्ट्स कायम बनी कि क्यों इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई, सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी क्या थी, वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी क्या थी, मामला वहीं पर खत्म हुआ। अब जो एक्सट्रीमिज्म का चैलेंज है जिसके बारे में हम समझते थे कि शायद ये एक तबका, एक क्लास जो कि यकीनी तौर पर ताल्लुक रखती है लोअर क्लास से, या जो जिसको बारे में कहा गया जी कि उनको डिप्रिवेशन है, इकोनॉमिक डिप्रिवेशन, डिप्राइव्ड हैं, उनके पास सहूलियात नहीं है जिसकी वजह से वो दहशतगर्दी की तरफ माइल होते हैं। और दूसरी बात उनके बारे में कही जाती थी कि वो तालीम याफ्ता नहीं है। तो ये दोनों जो हमारी क्लासिफिकेशंस थी, ये दोनों क्लासिफिकेशंस भी हमें रद्द होती हुई नजर आई पिछले कुछ दिनों के दौरान, क्योंकि हमने जो दहशतगर्द साद अजीज की सूरत में देखे, जो दहशतगर्द अंसारुल शरिया की सूरत में देखे, ये वो दहशतगर्द हैं जो कि मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं या मिडिल अपर क्लास भी आप कह सकते हैं कुछ हद तक रखते हैं। एक तो रेस्टोरेंट के मालिक थे, एक के साद अजीज के वाले साहब, और उसके साथ साथ तालीम याफ्ता भी हैं। तो ये जो हमारी क्लासिफिकेशन थी कि ये तालीम याफ्ता नहीं होते और ये गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं, ये भी खत्म हुई। तो ये कितना बड़ा इमर्जिंग थ्रेट है। और फिर अब जिस पर आज ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की है, जिसके हवाले से खारजा पॉलिसी के खदोखाल बयान किए जा रहे हैं, सिमत की बात की जा रही है, क्योंकि आलमी तनाजुर में पाकिस्तान को एक आइसोलेशन, क्या तन्हाई का शिकार है पाकिस्तान? क्या आलमी सतह के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर तनकीद के निश्तर इसलिए बरसाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो आप दहशतगर्दों को सेफ हेवन प्रोवाइड करते हैं? ये बावर किस तरह कराया जाए कि पाकिस्तानी कुर्बानियां ज्यादा हैं, पाकिस्तान में सेफ हेवन नहीं है? ये वो तीसरा बड़ा चैलेंज है जिसका शायद पाकिस्तान को सामना इस पर है। इन तमाम चीजों पर बात करेंगे डिटेल में, जिस तरह मैंने कहा कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और उसके साथ फॉरेन पॉलिसी। आज के प्रोग्राम में हम अहम नुकात देंगे, मेरे साथ रहेगा। इस ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं, नुकात जिन पर सवालात उठाएंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब कराची स्टूडियो में साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब लाहौर में साथ मौजूद हैं। कुछ ही देर में हुमा बकाई साहिबा जो कि सीनियर तज्ज़िया निगार हैं और खारजा उमूर पर गहरी नजर रखती हैं, प्रोग्राम में साथ मौजूद होंगी। हारिस नवाज साहब, हम दुनिया को ये बता रहे हैं, हम बावर करा रहे हैं बार बार, हम कहते हैं कि ये जो तमाम ऑर्गेनाइजेशन जिनका नाम ब्रिक्स समिट में आया है, वो उससे पहले हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में आया। अभी कुछ देर पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में भी इनका नाम आया था, ये यूएन की लिस्ट में भी हैं। हम इनको कलअदब समझते हैं, हम इनको पाबंदी इनके ऊपर लगा चुके हैं, तो ये दुनिया क्यों नहीं समझ पाती? क्या हमने पाबंदी जो लगाई है उसकी हमारी नीयत सही नहीं है या अमली तौर पर पूरी तरह पाबंदी नहीं लगाई है? वजह क्या है इसके? देखें, पाबंदी तो बिल्कुल लगी हुई है और पाबंदी इंटरनेशनल भी लगी हुई है, ब्रिक्स में भी लगी है, हार्ट ऑफ एशिया में भी लगी थी और बड़ा इंडियन के चैनल पे मैं जाता हूँ, वहाँ उन्होंने बड़ा शोर मचाया इसके ऊपर। तो यही पॉइंट हमारा था कि हमने तो काला पहले से किया हुआ है, तो चाइना ने या रशिया ने कोई ऐसी नई बात नहीं की है। वी नॉट वरीड अबाउट इट और आई थिंक चाइना टेकन पाकिस्तान टू कॉन्फिडेंस ऑल्सो। ये तो बात यहाँ पर हो गई। इशू ये है कि हमें थोड़ा सा और मैनिफेस्ट इसको करने की ज़रूरत है। नज़र आना चाहिए कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई करें। कुछ जमातों ने नए नाम से अपनी पॉलिटिकल जमातें बना ली हैं, वो हमें पता होना चाहिए। उनके हेड्स कौन है? अगर यही जा रहे हैं तो ये पकड़ना चाहिए, बिकॉज नाउ द फोकस ऑफ एंटायर इंटरनेशनल जो वर्ल्ड है उनका ये फोकस है पाकिस्तान के ऊपर। दे आर टेकिंग अस, उन्होंने हमें निशाना लिया बनाया हुआ है, हमें वो आइसोलेट करना चाहते हैं। ऑब्वियस रीज़न है कि यू आर अ न्यूक्लियर कंट्री, यू आर अ मुस्लिम कंट्री एंड नाउ यू आर ऑन रोड टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। जैसे आप सी पैक की बात करें, अमेरिका ने ओपनली कहा, इंडिया ने कहा जी हमें ये पसंद नहीं है, हम ये नहीं बनाने देना चाहते हैं। तो हमें इसलिए इन इन्वायरमेंट में रहते हुए हमने अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को परसू करना है और वो करने के लिए आप होम प्रेशर रखें इन तमाम पार्टियों के ऊपर, लेकिन दुनिया को नजर आए। सर, आप कह रहे हैं चीन हमें एतमाद में लेकर हम इसलिए ये चीन में ब्रिक्स समिट में ये बात आई पर्सनली फील के होना चाहिए और ब्रिक्स में जरूर बात की होगी। वो उन्होंने कौन सी पार्टियों के खिलाफ बात की? वही पार्टियां जो कालादम है, पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उनके जो लीडर है उनको नजरबंद किया हुआ है। मौलाना अगर हम बात करते हैं उसकी हाफिज सईद की, ही इज अंडर अरेस्ट, ये इंडिया भी शोर मचाता है। तो लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि वी आर वेरी वीक इन डिप्लोमेटिक पॉलिसी। सर, ये यहाँ पर कमजोरी है हमारी। इसको यानी जिस तरह आपने कहा कि हमने किया हुआ तो है, लेकिन हमें इसको बेहतर तरीके से नरेट करना है कि हमने किया हुआ है, ये बात है, या फिर हमने इकदाम और उठाने प्रैक्टिकली? एक तो हमने बताना दुनिया के व्हाट ऑल वी आर डूइंग इट। हम बिल्कुल डिप्लोमेसी में बिलीव नहीं करते, ना हमारी फॉरेन पॉलिसी है। 4 साल से आपके फॉरेन मिनिस्टर आई थी और ये वो क्रूशल पीरियड था जिसमें कि बहुत जियो पोलिटिकल एनवायरनमेंट्स और जो है वो चेंज हो रही थी और हमें उसके साथ साथ फॉलो करना था। वीक फॉरेन सेक्रेटरी लगा देंगे आप, फॉरेन मिनिस्टर है नहीं है, आपने 85-90 ईयर्स के आपने मशीर लगा दिए। प्राइम मिनिस्टर जो है, फॉरेन मिनिस्टर वो बिजी है अपने डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स के अंदर। तो ये चीजों से हमें आपके नजदीक सिविलियन वीकनेसेस की वजह से हम लोग इसको सिविलियन लीडरशिप एंड फॉरेन ऑफिस नहीं कर पाए। गजनफर साहब, सईद गजनफर साहब आपसे पूछना चाहूंगा सर, ये जो कहा जा रहा है कि हम इस पर एक रीजनल सिक्योरिटी के हवाले से खतरा है इन तंजीमों से, जो ब्रिक्स समिट में भी कहा गया, और इसको आज भी हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का हवाला ख्वाजा आसिफ साहब ने दिया कि हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में भी इन तंजीमों का नाम लिया गया था। तो अमली तौर पर क्या इकदाम और हैं जो होने चाहिए मजीद, जो हमने नहीं किए हैं? वो तो कहते हैं हमने कलअदम करार दिया हुआ है, बकरीद पर भी जो तंजीमों की फहरिस्त जारी की थी उसमें भी उनका नाम शामिल था कि इनको खाले ना दी जाए। तो ये काफी नहीं है क्या? इसके अलावा और क्या होना चाहिए? बात यह है कि समझने की ये ज़रूरत है बुनियादी तौर पे कि किसी भी मुल्क की पॉलिसी दुनिया में, चाहे वो छोटा मुल्क है, चाहे वो बड़ा मुल्क है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो रूस है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो अफ्रीका है, किसी भी मुल्क की पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, इंटरनल पॉलिसी स्टैटिक नहीं होती, ये डायनामिक होती है। दुनिया में जिस तरह तब्दीलियाँ होती हैं उसके हिसाब से ये पॉलिसी तब्दील होती रहती है। आज अमेरिका कल डिप्लोमेसी पे बिलीव करता था, आज जब उनको इराक, लिबिया और बाकी जो अपना सीरिया और बाकी जगहों पे जाना होता है वहाँ वो ISIS भी रेस करते हैं। अभी एक उनका कमांडर पकड़ा गया, हफ्सा बिन आमिर, जिसको उन्होंने दाइश का पकड़ा है। वो वहाँ पे जब रिसर्च किया तो पता चला कि वो तो अपना इजरायली मोसाद का स्पेशल एजेंट है, बेंजामिन उसका नाम है। अब वो दाइश किसने क्रिएट की? आपको रियलाइज़ ये करना है भाई कि आपको पिन पॉइंट क्यों किया जा रहा है, और अगर उस पिन पॉइंट करने पे आप डिफेंसिव पे हो जाएंगे, लंबे लेट जाएंगे, फिर तो दुनिया तो आपके ऊपर चढ़ाई करेगी ना।
मतलब आप एक खित्ते में रह रहे हैं, यहाँ पे एक जवाब ये भी देने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर अगर आप ये कहते हैं तो जो मंगल बाग और बाकी लोग जो अफ़गानिस्तान में कुन्नर और नूरिस्तान में रह रहे हैं, जिनको जो अपना वो प्रोटेक्ट कर रही है रॉ और अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी, जो खित्ते में दहशतगर्दी फैला रहे हैं, वो क्यों ये कर रहे हैं? वो अफगानिस्तान को अपनी पॉलिसी चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम क्यों डिफेंसिव पे हैं, मुझे ये समझ नहीं आती। नहीं तो क्यों हम ये कहते हैं कि जैसे मोहम्मद ये जो हमने सुना था एक दो दिन कबल ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से कि हमें अपना हाउस ऑर्डर में लाने की जरूरत है, तो आपके नजदीक दिस वाज अ वेरी डिफेंसिव स्टैंड। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि अगर आप डिफेंसिव पे होंगे दुनिया आपको जूते मारेगी। आपको ये बताना है कि आपने ये बैन कर दिया, देयर इज नथिंग बैड इन हाउस। अगर हाउस इन ऑर्डर में रहना है तो 5 साल से हुकूमत क्या कर रही थी? यही फॉरेन मिनिस्टर थे, यही डिफेंस मिनिस्टर थे। आपके कौन सा हाउस ऑर्डर, मुझे कोई बताए क्या हाउस ऑर्डर में लेके आना है? आप लड़ रहे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ। आपने बारहा कहा कि हक्कानी नेटवर्क इज नॉट प्रेजेंट हियर, और हक्कानी नेटवर्क का खुद बयान है, आप आज से 5 साल पहले का उठा के पढ़ ले, और ये बल्कि 10 साल पहले का उठा के पढ़ ले, जब ये ऑपरेशन शुरू हुए थे अफगानिस्तान में, हक्कानी नेटवर्क का बयान था जलालुद्दीन हक्कानी और सईदुद्दीन हक्कानी का कि वी फील मोर कंफर्टेबल इन अफगानिस्तान एज कम्पेयर टू द बॉर्डर एरियाज ऑफ पाकिस्तान। मतलब क्या मुझे बताएं ना, क्या हाउस ऑर्डर में करना है? आपने जरब्याज किया, रद्दुल फसाद कर रहे हैं, फैसिलिटेटर को पकड़ रहे हैं, आप जो लोग इंटेलिजेंस एजेंसीज के बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं उसमें आपने अंसार अल शरिया को पकड़ लिया। हर किस्म की तंजीम के खिलाफ आप जा रहे हैं। आप अभी भी कहते हैं अपने हाउस ऑर्डर करना है, तो इसका तो मतलब है कि आप खुद अपनी गलतियां एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो दुनिया आपको जूते नहीं मारेगी तो गले से लगाएगी। ये बड़ी डिफेंसिव अप्रोच हो जाती है। हुकूमत ही वीक है सर। ये हारिस नवाज साहब आपके नजदीक, क्योंकि प्रोएक्टिव अप्रोच ये जो सवाल अभी उठा रहे हैं नजरफर साहब, इस सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन इसके जवाब में हारिस नवाज साहब बात ही की जाती है कि जी जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो टेरर फाइनेंसिंग को देखती है, उन कवानीन पर सख्त लागू होना चाहिए पाकिस्तानी तरफ से, ये जो क्रिटिक्स कहते हैं। और उसके साथ वो कहते हैं कि जो नैरेटिव है, यानी जो एंटी एक्सट्रीमिज्म नैरेटिव है, वो स्ट्रांग होना चाहिए। सिर्फ फिजिकल मूवमेंट या फिजिकली इनकी लिमिट, इनको स्पेस को रोकना ये काफी नहीं है। आपको इनकी टेरर फाइनेंसिंग के तरीकों को रोकना होगा इन तंजीमों के, और आपको इनके खिलाफ नैरेटिव भी बनाना होगा। वो उसमें हम नाकाम हुए जो नेशनल एक्शन प्लान में शामिल थे नुकात। ये बात है हारिस नवाज साहब। देखिए, नेशनल एक्शन प्लान के 20 पॉइंट दिए गए, कोई तो अकाउंटेबल होना चाहिए ना कि आपने 20 नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल क्यों नहीं किया। आपने मदरसा रिफॉर्म करनी थी, जुडिशल रिफॉर्म करनी थी, पुलिस रिफॉर्म करनी थी, फाटा में डेवलपमेंट करनी थी। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब आप टेररिज्म के खिलाफ जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्टान में, साउथ ईस्टान में ऑपरेशन कर रहे हैं, तो फिर उन गरीब जब आप रिहेबिलिटेट कर रहे हैं IDPs को, तो उनको रोजगार किसने देना है? आपका एक वहाँ पर अफगान बच्चा पैदा होता है जो जवान जो ही होता है, एक चप्पल पहनता है, शलवार में पहनता है, हथियार लेता है, पहाड़ पे चढ़ जाता है। तो अगर आप वहाँ पर इंडस्ट्री ले जाएंगे, रोड कम्युनिकेशन ले जाएंगे, हॉस्पिटल ले जाएंगे, तो वो आप मुझे बताइए कि आपको वहाँ पर जॉब मिल जाएगी। जब एक यही सोशो इकोनॉमिकल फैक्टर आर द बेसिक रीजन कि ये जो टेररिज्म के लोग जाते हैं, जब वो मसरूफ हो जाएंगे, उनके घरों में पैसा आने लगेगा, उनको रोजगार मिल जाएगा, उनके माँ बाप कंफर्टेबल। लेकिन ये थ्योरी जो है हारिस नवाज साहब, ये थ्योरी भी तो हमने देखा है कराची शहर के अंदर अच्छे पढ़े लिखे घरों के लोग, अच्छे घरों के लोग जो रेस्टोरेंट चलाते हैं, मैंने जिस तरह सादा जी से जिक्र किया, उसके अलावा प्रोफेसरों के बच्चे इस वक्त जो प्रोफेसर है जो यूनिवर्सिटी में खुद 45,000 रुपए तनख्वाह में था, और उसकी आधी तनख्वाह वो तंजीम को देता था, और आधी तनख्वाह से वो इस वक्त अपना बिल्कुल ठीक है। देखें, ये अभी हम डिस्कस करते हैं, पहले इसको एक एनालाइज कर लेते हैं, फिर सेकंड बात ये कि हमें वी हैव टू वेरी ऑफेंसिव। You are a very very important country. Please understand हमारी geostrategic location ऐसी है. Nobody can isolate us. Let me tell you. And particularly with CPEC coming up, और उसके बाद one road one belt coming up, there is no question. The problem is ये बड़ी मुल्कों को प्रॉब्लम है। हमें अपनी अहमियत जितानी है। हमने कभी एज ए न्यूक्लियर कंट्री बिहेव नहीं किया, हमने कभी एज ए वेरी स्ट्रांग इस्लामिक कंट्री बिहेव नहीं किया। ये आप बिहेव करने की जरूरत है। और फिर डूमर ऑफ चीफ आर्मी साहब ने बड़ी क्लियर बात की है कि नाउ वी एक्सपेक्ट दैट अदर कंट्रीज हैव टू डू मोर। क्या आप, अगर इंडिया चाहता है कि हम, अमेरिका चाहता है और अफगानिस्तान चाहता है कि यहाँ पर जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ना हो, आप फेंसिंग कर रहे हैं, बॉर्डर रेगुलेट कर रहे हैं, आप बॉर्डर मैनेजमेंट कर रहे हैं, एंड दे डोंट अलाउ यू। हु इज कंट्रोलिंग अफगान गवर्नमेंट? इट इज रिमोटली कंट्रोल्ड बाय अमेरिकन। दैट मीन्स अमेरिकन रॉ अफगान इंटेलिजेंस, दे डोंट वांट दैट बॉर्डर शुड बी रेगुलेटेड, बिकॉज ये पोरस बॉर्डर रहेगा, इन्फिल्ट्रेशन होती रहेगी, war will keep shifting from Afghanistan to Pakistan,
These are the reasons. So we have to very clear about it. कि हमने ये जो हमारे पॉइंट्स हैं कि रेफ्यूजीज और बॉर्डर मैनेजमेंट जो आप कह रहे हैं, इसके ये हम किस तरह से इनसे मनवा सकते हैं? थ्रू डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, या ये किस तरीके यानी डिप्लोमेटिकली हमें प्ले करना होगा? अमेरिका अब जा रहे हैं भी, हमारे वजीर आजम वहां जाकर ये पॉइंट्स उठाने होंगे, या अफगान गवर्नमेंट के साथ ये रेस करने होंगे? किसके साथ हमें we have to make the American government understand it is American behind Afghanistan. We should be very clear. They dance on the tunes of Americans in जो भी इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, ये क्लियर है हमें। अमेरिकन को समझाने की बात है कि what all we have done, what are the failures of American and allied forces over there, और जो 1.5 लाख जो 51 मुल्क नहीं कर सके, वो पाकिस्तान आर्मी ने नॉर्थवेस्टान में, साउथिस्तान में अकेले सिंगल हैंडेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। हमारे साथ हुमा बकाई साहबा मौजूद हैं, इस पर सीनियर तर्जनिगार हैं, हुमा बकाई साहब बीपर पे साथ मौजूद हैं। हुमा साहबा, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आप मैं बताइएगा कि इस पर ये जो आज ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि सिमत के तयन की जरूरत है खारजा पॉलिसी के हवाले से, और आज ये जो 3 रोजा कॉन्फ्रेंस हुई है, इसके बाद जो चीन का दौरा करना है, फिर उसके बाद अमेरिका भी जाना है वजीर आजम को, कितना अहम है ये? और हमने इन 3 रोजा कॉन्फ्रेंस में आखिर क्या नया शिफ्ट है जिस तरफ आपको लगता है कि हम जा रहे हैं जिस तरफ? जी, उमा बकाई साहबा की आवाज मुझ तक नहीं पहुंची, हम कोशिश करेंगे राब्ता दोबारा बहाल करें। गजनफर साहब, आपकी नजर में ये 3 रोजा कॉन्फ्रेंस किसी तरह से हमारे लिए पॉजिटिव रही, यानी हम अपने अंदरूनी और बैरूनी मसाइल को समझते हुए क्या एक बेहतर स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करने में कामयाब हुए? इसका आउटकम क्या आपकी नजर में रहा? बात यह कि ये जो 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस है, ये एक एनुअल फीचर है जो आप कॉन्फ्रेंस का सफ़ी सुफरा की जो कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर रहे हैं जी, और उसके अंदर आपके जो इश्यूज होते हैं, जैसे अभी आप अगर देखेंगे तो एक तो जो अमेरिका का बयान आया उसके हिसाब से इशू जो है, ब्रिक्स में जो कुछ हो रहा है वो है, और जिस तरह पाकिस्तान के बाहर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिसमें ज़्यादा बुनियादी फोकस जो का है वो आपका दहशतगर्दी पे, टेररिज्म और काउंटर टेररिज्म पे आ जाता है, और उसके ऊपर जो पाकिस्तान ने अपना जो स्टांस पेश करना है बाहर के मुल्कों में, उससे ये चीज़ें रिलेटेड होती हैं जिसमें मुख्तलिफ अफरा जो हैं वो अपनी अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं। अब बात यह कि हम जिन हालात में आज खड़े हुए हैं उन हालात को देखने की और उन हालात को एनालाइज करने की ज़रूरत है कि हमने, जैसे आर्मी चीफ ने बड़ा कैटेगोरिकली, आपने अगर उस लफ्ज़ को पढ़ा हो जो उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा कि नौजुबिल्लाह अगर वो खुदा न करे अगर पाकिस्तान नाकाम हुआ तो एक ख़ित्ता जो है ये दहशतगर्दी का जड़ बन जाएगा। अब जब आप ख़ित्ते की बात करते हैं तो उसमें पाकिस्तान के लिंकेजेस बनते हैं, वो लिंकेजेस सिर्फ इंडिया और अफ़गानिस्तान से नहीं बनते, वो लिंकेजेस रशिया तक भी जाते हैं और चाइना तक भी जाते हैं। अब ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस में जो कुछ हुआ उसके ऊपर बेस लेके जो हमारे यहाँ जो बहस शुरू हुई है, मेरा बुनियादी इख्तलाफ उसी चीज़ से है कि हम उस चीज़ को एक रीजन के हिसाब से या खित्ते के बाकी ममालिक के कंपैरिजन में कुछ क्यों नहीं देखते, क्या इंडिया में हो रहा है हम उसको क्यों नहीं देखते, हम बजाय इसके कि अपने आप को कुछ एक मुल्जिम बना के पेश करें, हम दूसरे मुल्क के जो है चीज़ें हैं और उनके जो फॉलो आउट पाकिस्तान पे आ रहे हैं उस चीज़ों को आप क्यों नहीं एनालाइज करते, उसका तज्जिया आप क्यों नहीं करते, और जो हमारी जो कुर्बानियां इस तमाम जंग में जो रही हैं, या जिस तरह हमने इस खित्ते को, इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी को कंट्रोल किया है, और बारहा दुनिया से ये कहा गया, ब्रसेल्स कॉन्फ्रेंस के नोट उठा के देख लें, एक बड़ी दहशतगर्दी पे वो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें ये कहा था कि पाकिस्तान जो जंग लड़ रहा है वो इट इज फाइटिंग फॉर द वर्ल्ड पीस, दुनिया के अमन के लिए आप जंग लड़ रहे हैं। अब जब दुनिया के अमन के लिए जंग लड़ रहे हैं और आज जब आप अपने 60,000 लोग गंवा बैठे हैं, जब आपके 3,000 से 4,000 से ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, 131.2 बिलियन डॉलर्स का आपका जो वो लॉस हो चुका है, जिसमें से 38 बिलियन डॉलर आपको मिले हैं, उस वक्त भी आप कहते हैं कि जी हम अपने आप को हाउस को ऑर्डर करें, तो इसका तो मतलब है गवर्नमेंट को सोच ही नहीं है ना, दे आर नॉट विजनरी, वो सोच ही नहीं है कि आप क्या कर बैठे। गजनफर साहब की जो बात है ये बड़ी अहम बात, कहते हैं बड़े डिफेंसिव होकर, हमारी सोच ही नहीं है, विजन ही नहीं है, जब हम ये कहते हैं कि हमें अपना हाउस ऑर्डर में लाना, ब्रिक्स समिट को कि हम बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट करते हुए अपनी रीजनल और अपनी डोमेस्टिक पॉलिसीज को एनालाइज कर रहे हैं, ये गलत एनालिसिस कर रहे हैं। हुमा बकाई साहब, डू यू एग्री विद दिस? देखिए, जब कॉमिटी ऑफ नेशंस के मेंबर होते हैं तो आपको जो आपका इंटरनेशनल प्रोसेशन होता है उसके हवाले से रिस्पॉन्स करना पड़ता है। हमारा एक्चुअली बड़ा मसला ये है कि जो हमारी स्टोरी है या जो हमारा बयानिया है उसके खरीदार नहीं, एक मेजर प्रॉब्लम, और इसकी वजह ये है कि क्योंकि जो डिप्लोमेटिक फ्रंट है
उससे हमारा फुटवर्क जो है वो इंतहाई कमजोर है। मैं समझती हूँ पिछले कुछ दिनों में दो ऐसी चीजें हुई हैं जो अहम है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, और वो ये है कि पहली दफा जनरल बाजवा ने, और ये बात मुझे कहनी पड़ती है कि जनरल बाजवा ने आपको एक अफगान पॉलिसी के खदोखाल सामने आके रखे हैं। इससे पहले हम काम कर रहे थे, हम रिएक्टिव थे, जो हम पर इल्जाम उठते थे हम उसका जवाब तो देते थे, लेकिन हम खुद नहीं कहते थे कि ये हमारी अफगान पॉलिसी। अब भी हमने पहली दफा शायद बहुत उसके खदोखाल को वाज़ेह किया है। हमने कहा है कि जो हमने बॉर्डर की सेंसिंग शुरू कर दी है, हम बेहतर बॉर्डर मैनेजमेंट चाहते हैं। हमने कहा है रेफ्यूजीज का यहाँ से वापसी चाहते हैं। और तीसरी सबसे अहम बात हमने ये कही कि हमने बहुत कोशिश की अफगानिस्तान की मदद करने की, लेकिन अगर अफगानिस्तान अपनी मदद खुद नहीं कर सकता तो फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग को अपनी जमीन पर आने नहीं देगा। मुसाहिबा, इस अफगान पॉलिसी पर मजीद इसे खदोखाल में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, क्योंकि आपने तीन अहम नुकात बताए। आपने रेफ्यूजीज की बात की, एडजस्टमेंट की बात की, और अफगानिस्तान के अपने मसाइल की बात की कि उनका हल अगर वो खुद नहीं करेगा तो ये जनरल कमर बाजवा की तरफ से जो पॉलिसी सामने आई है, इस पर जो हमारा पैनल है वो क्या कहता है इस पॉलिसी पे, अफगान पॉलिसी पे, रेफ्यूजीज और इसके साथ साथ अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर मैनेजमेंट। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक हम बेनकाब करेंगे मेरे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं आज खारजा पॉलिसी के हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब का बयान, और अभी हुमा बकाई साहिबा ने कहा, उनसे सवाल भी यही पूछूंगा कि हुमा बकाई साहिबा आपने अफगान पॉलिसी की बात की है, अफगान पॉलिसी जो जनरल कमर बाजवा साहब की तरफ सामने आई है, तीन नुकात इसके, रेफ्यूजीज, बॉर्डर मैनेजमेंट और इसके साथ साथ अफगानिस्तान को खुद क्या करना चाहिए, हम बावर किस तरह कराएंगे हुमा साहिबा? ये बात उनको, ये अमेरिका के थ्रू हमें डिप्लोमेटिकली उनको एंगेज करके बतानी होगी कि उनको ये इकदाम उठाने, या अफगान हुकूमत जो कि एक दिन वहां के अशरफ गनी बोल रहे थे कि हमें मुज़ाकरात करने चाहिए, जिसके जवाब में हमने कहा कि हमारे पास मल्टीलैटरल, ट्राइलैटरल, क्वाड्रैटरल, बायलैटरल इस पर फोरम्स हैं, उनको रिएक्टिव करने की जरूरत है। वो क्या चैनल होगा जिसके जरिए ये तीनों नुकात अफगान पॉलिसी के हम बावर कराएंगे अफगान हुकूमत को? अगर तो उसके तीन नुकात नहीं है, इसके और है। उसमें एक और चीज उन्होंने अपने लोगों से कही है, उन्होंने कहा है कि ये जिहाद नहीं है, ये फसाद है और आप हथियार रख दीजिए, और जो फोर्स का इस्तेमाल है वो सिर्फ स्टेट को या रियासत को उसकी इजाजत होती है। तो जो सुपरमेसी ऑफ रूल ऑफ लॉ है, सुपरमेसी ऑफ रियासत है, उसकी भी बात की है। लेकिन यहाँ हमें किसी को कुछ बावर कराने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये कहने की जरूरत है कि जी ये हमारी पॉलिसी है और हम ये करने जा रहे हैं। हमने तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बताया है कि अगर पाकिस्तान ने ये काम नहीं किया वॉर ऑन टेरर में, तो फिर शायद किसी ने भी नहीं किया, और उसको ये कहा है कि हम ये सब कुछ करने जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि इट्स अ प्रो पाकिस्तान पॉलिसी। जो जो चीजें पाकिस्तान के लिए अहम है हम वो करने जा रहे हैं, और अगर अफगानिस्तान के लिए आपको हमारा ताउन चाहिए तो उसके लिए भी हमने दो बहुत वाज़ेह बात जनरल बाजवा ने कही है। पहली बात तो उन्होंने ये कही है कि जी आप जो अफगानिस्तान में सूरत हाल है उसको कंट्रोल कीजिए, और जो अफगानिस्तान में सेंचुरीज हैं जहां से पाकिस्तान पे हमले किए जाते हैं उनको कंट्रोल कीजिए, और पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी थ्रेट इंडिया की वजह से है वहां पर उसको देखिए। तो हमने ये नहीं कहा, हम ना तो किसी को कुछ बावर कराना चाह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर आप हमसे कुछ करवाना चाहते हैं अफगानिस्तान में, तो जो हमारी सेंसिटिविटीज हैं उनको आपको देखने की जरूरत है, उनको आपको समझने की जरूरत है। तो मेरा ख्याल है इतनी ज्यादा क्लैरिटी के साथ पहले कभी कोई अफगान पॉलिसी स्पेल आउट नहीं हुई है, और मेरा ख्याल है ये अहम बात है। सही, ये अहम बात है। इस पे मतलब यानी अब आप जो चीन और रशिया और इसके अलावा ईरान की तरफ हमारे वजीर खारजा जाएंगे, ये दौरे कितने अहम होंगे आपकी नजर में इस सूरत हाल और इस पॉलिसी को सामने रखते हुए, या पाकिस्तान का जो अब तक स्टैंड है उसको सामने रखते हुए, ये दौरे कितने अहमियत के हामिल होंगे इस रीजनल सिचुएशन की जो डेवलपमेंट है इसको सामने रखते हुए?
मेरा ख्याल है ये दौरे और ये दौरे इसलिए क्रिटिकल हैं क्योंकि देखिए बड़ी वाज़ेह सफ़बंदी हो गई है साउथ एशिया में, और वो सफ़बंदी इस तरह हुई है कि साउथ एशिया में दो प्रोटेगनिस्ट हैं, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। इंडिया का जो कन्वर्जेंस है वो वॉशिंगटन के साथ है, और पाकिस्तान की कन्वर्जेंस हो रही है बीजिंग के साथ, मॉस्को के साथ और किसी हद तक तेहरान के साथ। तो ये तो बड़ी वाज़ेह सफ़बंदी है, और इस सफ़बंदी में आपको ये नजर आ रहा है कि कौन किसके साथ खड़ा है। तो मेरा ख्याल है कि जो अमेरिका से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उसके बाद ये दौरे तो इंतहाई क्रिटिकल हो जाते हैं, क्योंकि अभी आप कह रहे थे कि कौन हमारे बयानिए का खरीदार है। ये ममालिक जो है हमारे बयानिए के खरीदार हैं क्योंकि इनके डायरेक्ट स्टेक्स हैं अफगानिस्तान के अमन में। सही है। गजनफर साहब, आपके नजदीक ईरान का क्या रिस्पॉन्स, यानी इन्होंने कहा चीन के बाद ईरान का भी होगा दौरा, आपके नजदीक कितना अहमियत का हामिल होगा और रिएक्शन क्या लाइकली आप समझते हो सकता है इस दौरे पे, जो पाकिस्तान ईरान की तरफ जाएगा जब अपने मामलात को ये उनसे डिस्कस करने के लिए जाएगा? तो गजनफर साहब जी, मैं पहली तो ये आपको बताऊं कि देखें, जब भी आपने फॉरेन पॉलिसी में नेगोशिएट करना होता है तो एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट जी। और उस कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट में जब आप चाहे चीन जाएं, रूस जाएं, ईरान जाएं, अभी आपने देखा ईरान ने रिसेंटली सऊदी अरब के अंदर जो हज इंतजाम थे उसकी बड़ी तारीफ़ की है। इसका मतलब है ईरान में एक इंक्लिनेशन चेंज आ रहा है और वो जो पुरानी एनिमोसिटी थी वो आहिस्ता आहिस्ता डाई डाउन होगी क्योंकि खित्ते की ज़रूरत है। तो उस कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट में जब आप जाते हैं मुल्कों के साथ तो याद रखिए कि एक शिकस्त के हिसाब से आप कभी विक्ट्री गेन नहीं कर सकते। अगर आप, वो कहते हैं ना, डिफीट इज एन ऑर्फनेज बट विक्ट्री हैज मैनी फादर्स। सो हमने जो अपना बयानिया पेश करना है वो अपनी अचीवमेंट्स के हिसाब से पेश करना है और उसके हिसाब से मुल्कों को इन्वॉल्व करना है। जैसे चाइना बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है अफगानिस्तान में, एमक माइंस हैं, आपको पता है, वहाँ पे डेवलप हो रही हैं, दुनिया का सेकंड बड़ा रिजर्व है कॉपर का। उसके साथ साथ वो वहाँ पे इकोनॉमिक एमेंसिपेशन करना चाहते हैं। हमारा एक रूट बनता है चाइना के साथ, और जब आप यहीं पे ये कहेंगे कि हमें अपने आप को ठीक करना है तो जब आप किसी मुल्क में जाएंगे पहले तो वो आपको कहेंगे कि जाइए ठीक कीजिए, फिर हमसे आके बात कीजिए। हमने वहाँ जाके ये कहना, अगर हमें कामयाबी हासिल करनी है तो हमने वहाँ जाके ये बताना है कि भाई हमने इतना कुछ कर लिया है, और इतना कुछ करने के बाद हमने ये भी कर लिया जो आप कह रहे हैं, और आज से 10 साल पहले कर लिया, लेकिन इन तमाम लोगों को जो एक्सप्लॉइट कर रही हैं ताकतें, इन लोगों को जो पैसे दे रहे हैं, इन लोगों को जो फाइनेंस कर रहे हैं, इस दहशतगर्दी को जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो हम नहीं है, हम तो लड़ रहे हैं इसके खिलाफ। जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो हमारे बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, वो इंडिया है, वो अफगानिस्तान के अंदर लोग मौजूद हैं, जैसे कल हमारे आर्मी चीफ ने भी कहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस चीज का पॉजिटिव आउटपुट उस वक्त निकल सकता है जिस वक्त हम हमारी इंपॉर्टेंस को अपनी अचीवमेंट्स के साथ लिंक करेंगे। सही। हमारा दुख की बात ये है कि पता नहीं, मुझे नहीं समझ आता। जी, आवाज इस वक्त शायद जो है तुम बकाई साहब तक नहीं पहुंच पा रही है। हारिस नवाज साहब, जी बस मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि देखिए, जो चाइना और मॉस्को और पाकिस्तान, उनका मौक़िफ़ है कि हमें सियासी हल ढूंढना है और वो का हिस्सा। आवाज का मसला इस वक्त हम रिकनेक्ट करते हैं। मैं ये सवाल, जब तक हुमा साहब की आवाज दोबारा सही होती है, हारिस नवाज साहब, ये जो नॉर्थ कोरिया का मसला सामने इस वक्त आया है, यकीनन जो उनकी तरफ से जो एक्शन हमने देखा है, जो उनकी तरफ से हाइड्रोजन बम आया है, ये अमेरिका का जो इस पर तमाम तवज्जो है, जो जिस तरह अभी अफगान पॉलिसी और साउथ एशिया के वाले से पॉलिसी आई थी, क्या ये उस तरफ मबजूल हो जाएगी, उस तरफ ऑल्टरनेट हो जाएगा? ये इससे हमें टाइम गेन करने मौका मिलेगा या कोई फायदा हमें होगा इस पूरी सूरत हाल में? क्योंकि अभी ट्रंप जो है वो उस तरफ हो गया, उसका जहन, इससे कोई फर्क पड़ेगा आपकी नजर में? मेरे ख्याल में इतना फर्क इसलिए नहीं पड़ना चाहिए कि पॉलिसी दोनों तरफ उनकी चलती है। इट्स नॉट पाकिस्तान कि एक डायरेक्शन में फायरिंग कर दो और बाकी सब दुनिया की चीज़ें छोड़ दो जी। सो उनके अपने अपने रीजन हैं, उनके थिंक टैंक रीजन की, उनकी पॉलिसीज अपने रीजन की, और वो उसको कंटिन्यू करते हैं। लाइकवाइज बात यह कि अब आपको शुमाली कोरिया की बात करें, एक छोटा सा मुल्क है विद लिमिटेड रिसोर्सेज एंड दे आर नॉट वरीड अबाउट एनीथिंग, क्योंकि लीडरशिप स्ट्रांग है एंड पीपल आर विद हिम। ये फ़र्क होता है। हम, मुझे बताइए कि हमने न्यूक्लियर कंट्री भी हैं, इतनी बड़ी लार्ज स्टैंडिंग आर्मी है, इतनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन में मौजूद हैं, वीक लीडरशिप
करप्शन में इन्वॉल्व लीडरशिप, अपने पर्सनल इंटरेस्ट पे लगी हुई, तो आपको फिर दूसरे मुल्क भी दबाते हैं, जैसे कि वी कैन पुश देम टू अ कॉर्नर और हमें कोई रिएक्शन नहीं आएगा। यही फर्स्ट टाइम है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने और पाकिस्तान की कौमी दफाई कमेटी ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस ली है एंड दे हैव रिजेक्टेड ट्रम्प पॉलिसी, जो कि कभी पहले सोचा नहीं गया। तो यहाँ पर आपको अपना वेट शो करना होता है, अपने आप को डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव में लेके जाएं और बताएं कि व्हाट ऑल वी हैव डन, और जो हमारी अभी रह गई चीजें, व्हाई वी हैव फेल्ड, व्हाट इंडिया इज डूइंग, व्हाट अफगानिस्तान गवर्नमेंट इज गोइंग, व्हाट अमेरिकन की तरफ से आपको सपोर्ट नहीं मिल रही है। आपका मौलाना फजलुल्लाह वहाँ कुनार में बैठा हुआ है, वो बात करें पाकिस्तान ने डू मोर जी, आप हक्कानी नेटवर्क खत्म करें। हैव यू एवर आस्क्ड ओपनली टू अमेरिकन एंड अफगान गवर्नमेंट के आप मौलाना फजलुल्लाह को आप क्यों नहीं मारते हैं, उसको वापस क्यों नहीं करते हैं? सो दीज आर द इशू जो हमें हाईलाइट करने हैं। सेकंड, अमेरिकन फेलियर्स जो वो हमारे ऊपर डाल रहे हैं, वो शुड ओपनली से कि वी हैव डन अ जॉब, यू वर सपोज टू डू मोर ऑन अफगान तालिबान, यू हैवंट डन एनीथिंग। आपने बॉर्डर को रेगुलेट नहीं किया, आपने बॉर्डर फेंसिंग नहीं करने दी, आपने पॉपी क्रॉप को बढ़ाया, पैसा वहाँ पर आप लेकर गए, उसके बाद आपने जो वहाँ पर कंट्रोल करना था अफगान गवर्नमेंट को वो नहीं किया। नॉर्दर्न अलायंस पे आपने गवर्नमेंट बना दिया, अपने एथनिक बैलेंस नहीं किया, पश्तून 43% है, उनको नहीं किया। देन ईरान इज अ मेजर स्टेक होल्डर इन दिस प्रोसेस, पीस प्रोसेस में। वेयर इज ईरान, व्हाई हैज बीन आइसोलेटेड? दीज आर द क्वेश्चन वी शुड आस्क अमेरिकन एंड अफगान गवर्नमेंट, ताकि हम अपने आप को शो करें कि व्हाट ऑल वी हैव डन, how much we have spent, how much we have lost and what we have got. So there will no favor $31 billion आपने दे दिए, $120 का हमने लॉस कर लिया है। दुनिया को ये समझिए हमें डॉलर लेते जा रहे हैं, डॉलर लेते जा रहे हैं, पता चलता है कि हमने $90 बिलियन का लॉस कर लिया है। सही। देखिए सर, ये तमाम चीज़ों में जैसे हमारे साहब ने कहा कि जो क्लैरिटी आई है अफगान पॉलिसी पे जनरल कमर बाजवा साहब की तरफ से, ये एक पॉजिटिव साइन है जो शायद ट्रम्प की स्पीच के बाद हमारी तरफ से वाज़े मौक़िफ़ आया है रेफ्यूजीज़ के ऊपर, जो वहाँ मौजूद दहशतगर्द हैं उनके ऊपर, जो वहाँ से बॉर्डर पे जो मामला होते हैं वो उसको लेकर, तो काफ़ी क्लियरली हम डिफाइन कर चुके हैं कि हम किधर खड़े हुए हैं अफगान पॉलिसी को लेकर, हमारी तरफ से मौक़िफ़ आ चुका है। एक ये बहुत अच्छी जनरल बाजवा ने कल बात की और बड़े क्लैरिटी से 5-6 इश्यूज के ऊपर, चाहे कश्मीर हो, फिर अफगान गवर्नमेंट की बात हो या IDPs की हो, टेररिज्म की हो, सब बातें उन्होंने क्लियर कर ली हैं। द इश्यूज अमेरिकन हैव टू बी टोल्ड कि आपने कहां प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट की है। उमर साहब, आपका कमेंट इस पे लाजमी कि आपका अगर आवाज पहुंच रही है कि क्या इस पर जो हमने पॉलिसी दी है अभी आर्मी चीफ ने, इस पॉलिसी को लेकर हम डिप्लोमेटिकली क्या एंगेज नए फॉरेन मिनिस्टर कर सकेंगे? अमेरिका जा रहे हैं, वजीर आजम जाएंगे लास्ट वीक में, जाकर उनका भी खिताब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो क्या इस पॉलिसी को सही मिलकर अलाइन होकर सिविल मिलिट्री तौर पर जिस